আমাকে পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আর এ করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? বিচার পাবো না, রাজপথ ছাড়বো না, দিদির বিচার পাবো না, রাজপথ ছাড়বো না, দিদির বিচার পাবো না, রাজপথ ছাড়বো না। সিবিআই ঠিক কর, ঠিক কর। এই সিবিআই কি হলো? এই সিবিআই কি হলো? जो संजय राय ने कस्टडी में ये बताया है कि उसको धमकियां दी गई है कि तुम अपना मुंह बंद रखना। इस बात को जानना भी जरूरी है कि किसने धमकियां दी है, कौन है वो। संजय राय ने यही कहा है कि मुझे मेरे विभाग में से किसी ने धमकाया है। कि अगर बात करें संजय राय की कि घटना वाले दिन जैसी हरकतें संजय राय ने की थी, जैसे वो बेखौफ होकर वहां पर काम कर रहा था, उससे यही सामने आ रहा है कि संजय राय को किसी का डर नहीं था। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में 9 अगस्त को मिली थी डॉक्टर बिटिया की लाश और उसके बाद शुरू हुआ था ये सारा खूनी खेल। कैसे इस लड़की को मारा गया है और उसको बचाने के लिए फिर दूसरे दिन ही उसी हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है कंस्ट्रक्शन का काम, जिसकी वजह मानी जाती है कि वहां पे जो सबूत थे उनको मिटाना था। और अब अगर बात करें तो आज 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस घटना को हुए, लेकिन दोषी अभी भी फांसी के तख्ते से काफी दूर है, क्योंकि दोषियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल ये नहीं हुआ कि मारा किसने था और मरवाया किसने था। अगर बात करें तो सीबीआई अपनी जांच में जो पक्ष रख रही है उसकी अगर माने तो संजय राय के जो डीएनए टेस्ट थे, जो संजय राय के और भी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट जैसे करवाए गए थे, उससे अगर बात माने तो दोषी संजय राय ही माना जा रहा है, क्योंकि संजय राय के जो टेस्ट किए हैं वो उस सैंपल से मैच कर गए हैं जो डॉक्टर बिटिया के शरीर में से मिले थे। और अगर बात करें संजय राय ने ही ये किया है तो उसके पीछे रीजन क्या था, जो बातें निकलकर सामने आ रही थी। संजय राय सेक्स एडिक्शन था, वो अपने फोन में गलत वीडियो देखता रहता था। और उस दिन की अगर बात करें तो उस दिन भी संजय राय ने काफी शराब पी रखी हुई थी और रेड एरिया में जाकर आया था। उसके बाद वो अपने फोन में से बार बार पॉर्न वीडियो देखी जा रहा था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढना शुरू कर देता है। जो बातें निकलकर सामने आती हैं उसके बाद ये जो डॉक्टर बिटिया है वो सेमिनार हॉल में सो रही होती है और संजय राय शराब में नशे में वहां पर जाता है और ये घिनौना काम कर देता है। अभी तक की जो बातें थी उसमें से ये कहानी ही सामने आई थी, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे टेस्ट होते हैं संजय राय के, जो निशान लड़की के शरीर से मिले थे। उसकी अगर बात करें तो संजय राय का डीएनए उन निशानों के साथ मैच कर जाता है। जो लड़की के नाखूनों में से खून के निशान मिले थे उनका भी अगर चेक किया गया तो संजय राय के ही थे, और जो और वहां पर खून के निशान मिले हैं वो संजय राय के मिले हैं। और इसी से ही ये क्लियर हो गया था कि जो इस घटना को अंजाम देने गया था वो संजय राय ही था। लेकिन मेन बात यह है कि अब संजय राय जो बार बार गिड़गिड़ाता सामने आ रहा है कि मैंने ये कुछ नहीं किया, मुझसे ये करवाया गया है या मुझे फंसाया गया है, उन बातों की अगर बात माने तो कहानी निकलकर ये सामने आई थी कि हॉस्पिटल में बहुत गंदा धंधा चल रहा था, जिसको लेकर इस लड़की को सारा कुछ पता चल गया था कि हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा है। और उसी को देखते ये सारी खबरें बाहर बताने वाली थी मीडिया में और इसी के डर से उसको मरवा दिया गया। दूसरी खबर ये सामने आ रही है क्योंकि आरजीकर हॉस्पिटल का जो मेन मास्टरमाइंड है वो था संदीप घोष, जिसको इस गेम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये बातें मानी गई थी कि संदीप घोष के कहने पर यह सारा कुछ किया गया है, क्योंकि संदीप घोष को इस बात का शायद डर लग गया हो कि ये लड़की सारा कुछ बाहर बता देगी और इस हॉस्पिटल की पोल खुल जाएगी कि हॉस्पिटल में क्या कुछ होता है। अगर सूत्रों की माने तो ये भी बातें निकलकर सामने आई थी कि हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पार्टियां की जाती और भी वहां पर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि
हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ दी जाती थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। और अगर दूसरी तरफ बात माने तो इस केस का अभी फाइनल नतीजा आने वाला है, क्योंकि ट्रायल चल रहे हैं। 4 दिन रेगुलर हो चुके हैं जिसमें दोषी को वहाँ पर पूछा जाता है और उस पर जो फाइनल नतीजा है वो निकलने वाला है। लेकिन जैसे ही दोषी कोर्ट से बाहर आता है वो चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। और वो बार बार वहाँ के लोगों का नाम ले रहा है कि मुझे मेरे विभाग में से धमकियां मिल रही। वो कौन है जो संजय राय को धमका रहा है? अगर संजय राय को धमकाया जा रहा है कि उसने अगर मुंह खोला तो मार दिया जाएगा, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? यही बातें सारी सामने आनी बाकी है, क्योंकि कौन है जो संजय राय को धमका रहा है और किस वजह से उसको धमकाया जा रहा है। क्या इस लड़की को कुछ ऐसा पता चल गया था जिसके बारे में इन सबको डर लग गया था कि वो बात बाहर निकाल देगी, और इसी वजह से उस लड़की को साइड पे हटाने के लिए उसको मार दिया जाता है और उसके बाद सारी कहानी बना दी जाती है। अगर शुरुआती दौर में इस कहानी को देखें तो जिस दिन इस लड़की की लाश मिलती है उसके बाद काफ़ी टाइम घर वालों को बताया नहीं जाता। पहले यही बताया जाता है कि उनकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, और उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं लड़की के घर वाले, तो उनको वहाँ पर लड़की से मिलने नहीं दिया जाता और 6 घंटे बाद लड़की की लाश उनको दिखाई जाती है, जिसको देखने के बाद ये पता चल जाता है कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया, उसको मारा गया है और बहुत ही घिनौने तरीके से मारा गया है, क्योंकि उसके शरीर पर ये निशान पाए गए थे जो कि जबरदस्ती के निशान लग रहे थे, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा उसने बचने की कोशिश की हो, लेकिन बाद में उसको मार दिया गया। इस घटना से पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं था, लेकिन किसने इस बात को उठाया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है और किस वजह से इस केस को बंद करने के लिए इतना झूठ बोला गया। और एक ही बात नहीं, उसके बाद दूसरी बात ये भी सामने आती है कि लड़की के घर वालों को ये भी कहा गया था कि आप आवाज़ ना उठाएं और इस बात को यहीं पर बंद कर दें, लेकिन ना कहने पर भी जब लड़की के घर वाले इसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो बहुत चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। और संदीप घोष का असली चेहरा भी तभी सामने आता है कि वो हॉस्पिटल में कैसे गंदा धंधा करता था और कैसे सभी उससे डरते थे और कैसे वो अपनी चलाता था, क्योंकि संदीप घोष की जो पॉलिटिकल पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और इसीलिए कोई उसके सामने बोलने से भी डरता था। और यही बातें अभी सामने आई हैं। अगर संजय राय दोषी है तो संदीप घोष उससे ज़्यादा दोषी माना गया है, क्योंकि संदीप घोष को मास्टरमाइंड माना गया था। उसने ही ये सारी घटना के बाद इस केस को निपटाने के लिए, बंद करने के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। जो उस पर इल्ज़ाम लगे हैं कि उसने जो वहाँ पर सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की है, इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन, जो सबसे बड़ा दोषी बनता है वो संदीप घोष भी बनता है। इस वजह से उसने ये काम करने के लिए कहा, क्योंकि जिस दिन इस लड़की की लाश वहाँ पर मिलती है उसके ही दूसरे दिन हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन के नाम पर वहाँ पर वॉशरूम को तोड़ दिया जाता है। और सीबीआई का भी यही मानना है कि इस तोड़-फोड़ में बहुत सारे सबूत जो है वो मिट गए हैं, जिस वजह से दोषी को पकड़ना काफ़ी लेट भी हो गया था। और अगर बात करें संदीप घोष ने ऐसा क्यों किया, ये बातें भी जानने वाली हैं। अगर इसकी बातों में निकल कर सामने आएंगी, जो फाइनल बात है उससे पता चल जाएगा कि ये क्यों करवाया गया था। और उसी के बाद जो वहाँ के पुलिस इंचार्ज अभिजीत मंडल है उस पर भी यही दोष लगे थे कि उन्होंने हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी उसको मिटाने के लिए की कोशिश की है और गलत बयानबाजी की है। और ये सारा कुछ जो पेपर वर्क झूठ बनाया गया था वो वहाँ पर टाला थाने में बैठकर बनाया गया था। लेकिन बात यही निकलनी सामने आनी बाकी है कि उन्होंने ये ऐसा किया क्यों था, किसके नाम पर, किसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया था, जो सारा कुछ बदल कर बताया गया था, और क्यों इस केस को लोगों के सामने आने से बचाया जा रहा था। अगर डॉक्टर्स ना उठते, अगर आवाज़ ना उठती, अगर लोग वीडियो डालकर या इसके खिलाफ
उठकर नारेबाजी ना करते तो शायद इस लड़की को कभी भी इंसाफ मिलना ही नहीं था, जिसकी इतने घिनौने तरीके से हत्या कर दी गई थी और बाद में इसको गलत तरीके से सुसाइड बताने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब की अगर बात करें, जैसे जैसे दोषी फांसी की तरफ जा रहे हैं तो नई सी नई बातें निकलकर सामने आ रही है। अभी की अगर बात करें तो कल जब कोर्ट में से संजय राय को लेकर जाया जा रहा था, पिछली 2 बार उसने कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आकर बार बार यही बोलना शुरू किया था कि उसको फंसाया जा रहा है, मेन दोषी मैं नहीं कोई और है। लेकिन अब की अगर बात करें, जब संजय राय को इस बार पेशी पर ले जाया जा रहा था तो वापस जाते हुए जैसे ही उसने मीडिया के साथ बात करनी चाहिए तो पुलिस वालों ने उससे बात करने से मना कर दिया और बार बार हॉर्न गाड़ी के बजाए जा रहे थे, जिस वजह से उसकी आवाज़ प्रॉपर लोगों के सामने नहीं आई कि वो कहना क्या चाहता है। असल कहानी क्या है ये तो अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन इन बातों से यही कुछ क्लियर हो रहा है कि शायद कुछ ऐसी बात ना हो जो संजय राय बोलना चाहता हो, लेकिन सारी बातों को छुपाया जा रहा हो कि सच लोगों के सामने ना आ जाए। लेकिन असल कहानी क्या है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। सूत्रों की अगर माने तो दोषी संजय राय ही माना गया है अभी तक। और शायद उसको ये कहा गया हो कि तुम फंसते नहीं या तुम्हें बचा लिया जाएगा, जो चाहो वो करे। इंसाफ में थोड़ी देरी तो हुई है, लेकिन लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन बात अब की करें तो केस अच्छी तरह से खुल चुका है और इससे ये समझ आ रहा है कि संजय राय को आने वाले 6 महीने के बीच सजा मिल जाएगी और सजा भी मौत की मिल सकती है, क्योंकि जो भी बातें अभी तक सामने आई हैं उनमें से जो दरिंदा पाया गया है वो संजय राय है। संदीप घोष को इस केस का मास्टरमाइंड माना जा रहा था और अभिजीत मंडल, जिसने इस केस के बारे में प्रूफ को मिटाने के जिस पर इल्ज़ाम लगे थे, उनको भी क्या फांसी की सज़ा ही होगी या फिर उनको कम सज़ा होगी, ये देखना बाकी है। क्योंकि इस केस में जो कुछ सामने आ चुका है, जिसमें बहुत सारे लोगों से पूछताछ की है, उन बातों से ये बात तो क्लियर होती है कि संजय राय को फांसी की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अभिजीत मंडल और संदीप घोष को भी क्या फांसी की सज़ा मिलेगी या फिर वो बच जाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि जिन दोषों को लेकर संजय राय को पकड़ा गया था और जो बातें संजय राय से पूछी गई थी और बहुत सारे टेस्ट संजय राय के किए गए थे, उनसे ये बात क्लियर हो गई थी कि संजय राय ही दोषी है। और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि संजय राय ने अब जो बयान दिया है, जो बातें उसने अब कही है इस केस के बारे में, कि उसको धमकाया गया है और उसको धमकाकर ये कहा गया है कि अपने बयानों पर वो अड़ा रहे, ये किसने बोला है और क्यों बोला है, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि उसने अभी इसके बारे में खुलासा प्रॉपर नहीं किया कि वो किसने उसको ये कहा है। अगर ऐसी बात आती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि संजय राय ने किसी दबाव में आकर ऐसा कुछ कहा हो, जिसने उसने जो इल्ज़ाम थे अपने सर पर लेकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की हो। लेकिन जैसे जैसे वो फांसी की तरफ जा रहा है, शायद उसको इस बात का डर लग रहा हो कि वो अब फांसी पर चढ़ जाएगा और इसीलिए वो अपने बयानों को लेकर बदल रहा हो। लेकिन दूसरी बात ये भी देखने वाली है कि अगर संजय राय ने अपने बयानों को बदला है, और अगर बात करें तो ऐसे केसों में ऐसा होता है, क्योंकि कई बार बचने के लिए बहुत सारी बातें दोषी ऐसी बोल देता है जिसको उसको लगता है कि शायद वो किसी को गुमराह कर सके, लेकिन सीबीआई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। क्योंकि बहुत सारे सबूत संदीप घोष के अलावा जो संजय राय के खिलाफ मिल चुके हैं और उसमें से यही सामने आया है कि जो संजय राय है उसने ही इस घटना को अंजाम। और अगर बात करें तो इस केस की सुनवाई 11 नवंबर से शुरू हो रही है और डेली बेसिस पर इसकी सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होने के कारण जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने की बात है, क्योंकि इस केस के बारे में जिस प्रकार इसकी सुनवाई होगी उसके बाद रिजल्ट जल्दी आ सकता है और इस 6 महीने के अंदर संजय राय को फांसी की सजा मिल सकती है। ये कोर्ट के द्वारा सबूतों को देखते हुए फाइनल कर दिया जाएगा। और इस प्रकार अगर बात करें तो अब अगर सुनवाई डेली होगी तो जल्दी से जल्दी सबूत और सारा कुछ देखते हुए जो दोषी है उसको सज़ा जल्दी से जल्दी मिलने की आशंका है। क्योंकि जैसे इस केस को लेकर ममता बनर्जी का भी बयान आया था कि वह जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा दिलाकर ही हटेंगे और डॉक्टर्स भी अपनी हड़ताल पर बैठे हुए थे। और इसी प्रकार अगर देखें
तो सरकार का प्रेशर भी साथ में होने के कारण इस केस में जो सुनवाई डेली बेसिस पर होगी तो जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिल सकती है। और इस केस के जो दोषी हैं, जिसको जैसे संजय राय को दोषी माना गया है, उसको 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा हो सकती है। प्रकार अगर बात करें तो 10 दिन के अंदर अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसला सुना देती है तो दोषियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलने की आशंका है और जल्दी से जल्दी दोषी फांसी तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट की, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला सुना देती है तो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी दोषी जाते हैं तो 2 महीने के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाता है तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर दोषियों को सज़ा मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो 3 महीने इस केस को हुए हो चले हैं और इस केस में जो सबूत और जो भी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उनको देखते हुए जो फास्ट ट्रैक है वो अपना जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगी। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्टों में जैसे कि केसों की भरमार होती है, अगर हम बात करें तो 2 महीने में भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर अपनी सुनवाई रख देती है, अपना फैसला सुना देती है तो दोषियों को उतनी जल्दी ही सज़ा मिल सकती है। अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, ममता बनर्जी सरकार भी यही कह रही है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिले और इसी प्रकार दबाव होने के कारण भी अगर दोषियों को सज़ा मिलती है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, अगर कोर्ट की सुनवाई होते, अगर कोर्ट में रिजल्ट मिलते हुए तो 6 महीने के अंदर दोषियों को सज़ा मिल जाएगी और दोषी फांसी तक पहुंच जाएंगे। और हम 2 से 3 महीनों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस केस में जो दोषी है वो एक को पाया गया है। अभी तक जो भी केस सामने आया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो केस जल्दी फाइनल हो सकता है क्योंकि इसमें दोषी एक है और अभी तक जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो एक दोषी की आई हैं कि संजय रॉय ही दोषी है और इसी प्रकार इस केस का निपटारा जल्दी हो सकता है। अगर बात करें कि बाकी बातें सारा केस के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि आगे जाकर इस केस में क्या निकलता है इस पे डिपेंड करता है केस में जल्दी से जल्दी निपटारा होने में। दीप घोष की बात करें तो उस पर धारा 120B लगा है, साजिश रचने की साथ, और 420 धोखाधड़ी का, भ्रष्टाचार की धारा 7 लगी। इसके अलावा अगर बात करें तो ईडी भी इस पर काम कर रही है। अगर धारा 204 जोड़ दी जाए सबूत मिटाने की तो भी अगर बात करें तो अगर भारतीय संविधान के अनुसार इन धाराओं के अकॉर्डिंग सजा देखें तो वो 7 से 8 साल की बनती है। अगर संदीप घोष के ऊपर इन धाराओं से अलग कोई और धाराएं लगती हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, नहीं तो उनको इस अकॉर्डिंग 7-8 साल की सजा हो सकती है। और इसी के साथ अभिजीत मंडल पर जो धाराएं लगी हैं उनसे और जो संदीप घोष के ऊपर धाराएं लगी हैं उनसे यही सामने हो रहा है, यही पता लग रहा है कि इनके ऊपर थोड़ी लाइट धाराएं लगी हैं और ये बच सकते हैं और जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं। चाहे लोग यही कह रहे हैं कि इन दोनों को भी संजय राय वाली ही सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए, लेकिन धाराओं की अकॉर्डिंग अगर देखें जो प्रूफ मिले हैं इनके बारे में और जो संजय राय के अकॉर्डिंग प्रूफ मिले हैं तो उनसे धाराओं के अकॉर्डिंग सेट होगी सजा क्या मिलेगी दोषी को। और सीबीआई की रिपोर्ट में अभी तक जो सामने आया है उसमें संजय राय ही मेन दोषी माना गया है और आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि कोई और दोषी ऐड होता है या नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो संजय राय को ही मेन दोषी माना जाएगा और उसको ही इसके बारे में इसकी सजा मिलेगी इस केस की। इस प्रकार जो संजय राय ने कस्टडी में ये बताया है कि उसको धमकियां दी गई है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, इस बात को जानना भी जरूरी है कि किसने धमकियां दी है, क्योंकि उसने ऐसी बात नहीं बताई कि कौन है वो। संजय राय ने यही कहा है कि मुझे मेरे विभाग में से किसी ने धमकाया है। कि अगर बात करें संजय राय की कि घटना वाले दिन जैसी हरकतें संजय राय ने की थी, जैसे वो बेखौफ होकर वहां पर काम कर रहा था, उससे यही सामने आ रहा है कि संजय राय को किसी का डर नहीं था और शायद उसको ये कहा गया हो कि तुम फंसते नहीं या तुम्हें बचा लिया जाएगा और तुम जो चाहो वो करे। लेकिन अब जब इस केस में सीबीआई की एंट्री हो जाती है तो सारा पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो उससे संजय राय को अब ऐसा लगने लग गया हो कि उसको अब बचाने वाला कोई नहीं, इसलिए वो ये बातें कह रहा है और वो इस केस का मेन जो है दोषी उसका नाम बोलने जा रहा हो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ सामने आ सकता है कि कौन जो मास्टरमाइंड इस केस का कौन है, कोई और निकलता है या फिर संजय राय झूठ बोल रहा है। ये बातें निकलकर सामने आ जाएंगी जल्दी ही, क्योंकि इस पर सीबीआई भी अपना प्रॉपर काम कर रही है और दोषी तो पुलिस के हाथों में है ही, लेकिन जो फाइनल बात निकलकर सामने आएगी कि सच में संजय राय ही दोषी है या कोई और है, ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। और अगर बात करें तो 6 दिन बाद जो इस केस की सुनवाई शुरू होने जा रही है उसमें से जल्दी इस केस के बारे में जो फाइनल नतीजा है वो सामने आने की बात चल रही है, क्योंकि डॉक्टर्स भी इस बात की वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस में
डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और इसी सारे को देखते हुए जो सीबीआई है वो भी अपना काम कर रही है। और सीबीआई की बात करें तो कोलकाता केस के सारे सबूत और सारी जो बातें हैं वो इकट्ठी कर चुकी हैं। और सीबीआई के पास जो कुछ चीज़ों के कारण जांच भटक रही थी वो सारी चीज़ें सीबीआई के पास आ चुकी हैं। और इसीलिए अब यही होना बाकी है कि जल्दी से जल्दी इस केस का जो नतीजा सामने आ जाए। और इन्हीं प्रूफों को देखते हुए सीबीआई 11 नवंबर से इस केस को लड़ेगी और जल्दी से जल्दी इसका नतीजा निकलने की आशंका आ रही है। सीबीआई ने अभी तक जो काम किया है इस केस के ऊपर, जो प्रूफ एकत्रित किए हैं इस केस के ऊपर, उसको लेकर जब सुनवाई होगी तो जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा होने की बात सामने आ जाएगी। क्योंकि जो दोषी है, जिसके बारे में जो प्रूफ मिले हैं वो सीबीआई के पास है। और अभी तक की जो घटना सामने आई है उसमें से ये तो क्लियर हो गया है कि संजय राय ही है। लेकिन आने वाले टाइम में सिर्फ ये फाइनल होना बाकी है कि इसमें कोई और था या नहीं, कि संजय राय ने ही ये सारे काम को अंजाम दिया है। क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो 100 से ज़्यादा गवाहों की जो बयान लिए गए हैं और 11 से ज़्यादा पॉलीग्राफिक टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से इस सारी घटना के बारे में बातें सीबीआई के पास पहुंची हैं। और जो प्रूफ उसके पास पहुंचे हैं, सीबीआई के पास पहुंचे हैं, उन तमाम प्रूफों की अगर बात करें तो जो सीबीआई के पास पहुंचे हैं उससे यही बात चल रही है कि संजय राय दोषी है, संजय राय द्वारा ये काम किया गया है और उसको सजा मिल जाएगी।